अस्सलाम वालेकुम। डर्मा के थोड़े से टॉपिक्स आपके छोटे से रह गए हैं एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए। बाकी आपके एससीक्यूज़ वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ये है कि आपने डर्मा जो है ना वो स्टेप अप से कर सकते हैं। स्टेप अप और जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं इसके साथ आप स्टेप अप के साथ कंबाइन वे में करके इसको डर्मा को कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूक्यूज़ वाले आप रीड कर लें डेविडसन से। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स के साथ स्टेप अप अगर आप कर लेते हैं तो आपकी डर्मा बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है गाइडलाइंस मैं आपको इसके बाद शेयर कर दूंगी, और जो डेविडसन के टेबल्स आपने करने हैं वो भी मैं बाद में आपके साथ एंड पे जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है आपका, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है पायोडर्मा गैंग्लियोसिस। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। एज़ यू कैन सी हियर इट इज़ अ रेयर मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या होता है स्किन पर एक लार्ज पेनफुल अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। एज़ यू कैन सी कि आपको नज़र आ रहा है अल्सर सा बना हुआ है। ठीक है, डीप सा बना हुआ है। और सोर्स ऑन द स्किन कॉमनली ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, लेग्स पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है, ये जो अल्सर्स बनते हैं ना, अब इनकी दर्द होती है, पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं, इन्फ्लेम नोड्यूल बनता है, पस्ट्यूल बन सकता है। फिर बाद में ये जो नोड्यूल और पस्ट्यूल बना होता है ना, ये एक्चुअली टूट जाता है, ब्रेक डाउन करता है दरमियान से। और फिर जो है जब वो ब्रेक करेगा, खुद सोचें कि एक नोड्यूल एक बना हुआ था, पस्ट्यूल बना हुआ था, और वो दरमियान से अब टूट गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, एक अल्सर बन जाएगा। तो इसी तरह वो एक अल्सर सा बन जाता है जो इंड्यूरेटेड सा होता है, और पर्पलिश और पस्टुलर सी एज बन जाती है। ठीक है, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। कुछ हमारे पास ब्लिस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ये देखें कुछ आपको ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं, कुछ आपको अल्सर्स मिल रहे हैं, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, फुट पे भी हैं और ये सारे। ठीक है, तो ये आपको जो इस तरह के अल्सर्स मिल रहे होते हैं इसमें, और इसकी इंड्यूरेटेड सी होती है और पर्पलिश या पस्टुलर सी एज होती है। ठीक है, इस तरह से। अब ये लेयर्स जो हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं बॉडी पे सिंगल भी किसी पे बने हुए हैं, जैसे सिर्फ फुट पे है, और मल्टीपल भी है। ठीक है, और ये अल्सरेटिव हो सकते हैं, पस्चुलर हो सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं अल्सरेटिव भी हैं, पस्चुलर मतलब पस भी बड़ी हो सकती है, इसमें बुल्लस भी हो सकते हैं, मतलब ये ब्लिस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे आपको ये ऊपर मैंने दिखाया है कि ये बुल्लस की फॉर्म में है। ठीक है, ये वाले ये बुल्लस की फॉर्म में है। ठीक है, ये अल्सर्स की फॉर्म में है जो इंड्यूरेटेड से हैं, और ये वेरी कर रहे हैं। पस भी हो सकती है, तो पस्चुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी है। अब इसका जो आपका एमसीक्यू बनता होता है ना कि ये किस में ज़्यादा एसोसिएटेड और मोस्ट कॉमनली जो आपके होते हैं आईबीडी के डिज़ीज़ वाले लोग। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि किन लोगों के अंदर पायोडर्मा गैंग्लियोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के लोगों के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोगों के अंदर, या जिनके अंदर ब्लड की कोई भी बीमारी है लाइक मल्टीपल मायलोमा है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर चांसेस हैं। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के लोगों में जो है हो सकता है, और इम्यूनो डेफिशिएंसी के लोगों में, और एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, ओवरऑल क्या है, एचआईवी इन्फेक्शन है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, और कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है लाइक वी हैव प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वी हैव द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वी हैव द रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द ब्लड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी जो कॉज होगा, जैसे आपको ये सारे कॉजेज़ मैंने दिखाए हैं, इसकी बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्यों बन रहे हैं। उसको आईबीडी तो नहीं है, उसको ब्लड डिस्क्रेजियाज तो नहीं है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए टेस्ट करवा लेंगे हम, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के लिए टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, एचआईवी का टेस्ट करवा लेंगे, ये देख लेंगे कि कहीं उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज करेंगे। फिर है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो अल्सर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देंगे उसको, एनाल्जेसिया देंगे, जो उसको सपोर्टिव केयर है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है, तो उसके लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। फिर वी हैव द डेप्सोन, वी हैव द टेट्रासाइक्लिन्स, वी हैव द टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स। ठीक है, एंड द उस्टिक्यूनुमैब। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट हो गए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास डिज़ीज़ थी और उसको हमने ट्रीट कर लिया, इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह जो है वो दे के, अगर इम्यून ख़राब है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी है, तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, डेप्सोन है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, और टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स हैं, और हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है,
उसकी कीन्यू मैप। ठीक है, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना टॉपिक, सेम वही लिखा हुआ है जो हमने बात की कि किस तरह का हमारे पास होता है और क्या सीन है। ठीक है, इसको आपने रीड कर लेना इधर से। नेक्स्ट आपके पास आती हैं बुलस डिजीज़। ठीक है, ये भी आपके मोस्टली जो है एमसीक्यूज़ के लिए ही है, कभी कभार एक एससीक्यू आ जाता है। और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, वो भी इस लिहाज से कि आपको पता होगा आपने एक डिज़ीज़ पढ़ी थी जीआईटी में, सीलिएक डिज़ीज़। ठीक है, तो सीलिएक डिज़ीज़ में आपको ये यूक्यू भी था आपका कि सीलिएक डिज़ीज़ में लोगों के पास टेंडेंसी होती है कि उनको डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस हो जाएगा। ठीक है, वही है कि सीलिएक डिज़ीज़ के लोगों के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम होगी, स्किन डिज़ीज़ होगी। तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि ऑटो इम्यून है, जैसे सीलिएक डिजीज़ में ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है आपको पता है, तो यहाँ पे भी स्किन के अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है, और ये क्या है, मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, वैसे हमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं वो फीमेल्स में कॉमन होती हैं, लेकिन ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसमें जो एंटीजन होती है वो ग्लाइडिन होती है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA होती है। ठीक है, डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, स्किन के ऊपर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इची ब्लिस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी जो हम बुलस डिजीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें ब्लिस्टर्स ही मिलेंगे। बुलस मतलब एक बड़े बड़े वो जो नहीं होते, क्या कहते हैं हम, कह सकते हैं कि बुल्ले बने होते हैं। ठीक है, जो आपको स्किन भी दिखाई थी उस तरह से बने होते हैं। इसकी पिक्चर्स हम बाद में देखते हैं। और ज़्यादातर हमें एल्बोज़ में जो एक्सटेंसर सर्फेसिस हैं, स्काल पे, बटक्स पे, ये हमें मिलते हैं ब्लिस्टर्स। ठीक है, और हमें जब हम इसकी डायग्नोसिस कर रहे होते हैं ड्रग डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो उसमें हमें कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, ग्रैनुलर डिपॉजिट्स मिलेंगे किसके, IgA एंटीबॉडी के। डर्मल जो पेपिले होते हैं ना, ऐसे डर्मल पेपिले होते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें IgA एंटीबॉडी की डिपोजिशन मिलेगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी ऐसे डिपॉजिट हुई होगी ऐसे करके ना। ठीक है, तो इस तरह से डर्मल पेपिले जो हैं उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट हुई होंगी, IgA एंटीबॉडीज़। ठीक है, स्किन बायोप्सी करवाएंगे, पहले हमने करवा लिया डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, उसमें हमें IgA एंटीबॉडी मिल गई। ठीक है, हिस्ट्री पे हमें पता चला कि पेशेंट को क्या था, सीलिएक डिजीज़ थी, और उनसे वो जो एक होती है वीट वगैरह वो नहीं खा सकते। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं सीलिएक डिजीज़ के बारे में। अच्छा, तो स्किन बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, ब्लिस्टर मिलेगा। ठीक है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिलेगा। अब आप याद रखना है क्योंकि डर्मल पेपिले है ना, वहाँ पे IgA डिपॉजिट्स हैं, तो एपिडर्मिस है और डर्मिस है। ठीक है, तो अब हमें एपिडर्मिस के नीचे जो है ब्लिस्टर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेंगे, डर्मल पेपिले के अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स के छोटे छोटे एब्सेसेस बने होंगे। ठीक है, देखते हैं। तो अभी हमने जो है ये डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों को छोड़ दें। तो ये हमें क्या मिल रहा है कि ये देखें न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं हमें इसके अंदर। ठीक है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में सब एपिडर्मल रीजन में जो डर्मिस के पिपिले हैं वहाँ पर हमें न्यूट्रोफिल्स के छोटे छोटे एब्सेसेस मिलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं इसकी मेन, कि हमें क्या मिल रहा है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए होंगे, ये जैसे ग्रीन कलर के हैं ये सारे न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, और डर्मल पेपिले पे हमें क्या मिल रही हैं, IgA एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। तो सिंपली जो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के लोग होंगे उनके अंदर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सीलिएक डिजीज़ है ना उनकी मेन प्रॉब्लम, तो हम उनको क्या देंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। और अगर हमें जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी मेडिसिन की, तो हम डैप्सोन या सल्फोनामाइड्स ओरल फॉर्म में दे सकते हैं। तो देखें सिंपल से इसका यूक्यू आया हुआ कि 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, उसमें क्या है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से उसने अपनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखी हुई है, लेकिन उसको साथ साथ क्या है, ब्रोंकियल एस्थमा है और एरिथेमेटस प्लेग्स हैं, पैप्यूल्स हैं। ठीक है, लॉन्ग विद द ग्लूटेन सेंसिटिविटी। और वेजाइकल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, एक्सटेंसर सर्फेसेस पे मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है उनके ऊपर। वेजाइकल्स जो हैं मतलब वो सारी आप सोच लें कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम आ रही है और एक्सटेंसर सर्फेसेस के ऊपर है। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमारी हीमोग्लोबिन लेवल आपको कम मिल रहा है, नॉर्मल लिवर एंड रीनल प्रोफाइल मिल रहा है। ठीक है, सो डायग्नोसिस इस केस में क्या होगा, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। और मैनेज सच अ केस कैसे करेंगे, हीमोग्लोबिन कम क्यों मिल रहा है, इसका पता है ना आपको, सीलिएक डिजीज़ में एब्जॉर्प्शन इशू होता है ना। ठीक है, तो उस वजह से
अच्छा, तो मैनेज कैसे करेंगे? डायग्नोसिस हमारा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म इज़ ड्यू टू सीलिक डिजीज़, ठीक है। और मैनेज कैसे करोगे? जस्ट ग्लूटेन फ्री डाइट रखोगे और डैप्सोन या सल्फोनामाइड जो है वो ओरल फॉर्म में दे दोगे। वो जो सीलिक डिजीज़ की हमने ट्रीटमेंट देखी थी ना, इसमें वही करना है आपने। रेजिस्टेंट केसेस में फिर हम स्टेरॉइड्स वगैरह भी दे सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी के लिए। सो ये आपके डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, ड्यू टू सीलिक डिजीज़ एक्सटेंसिव सर्फेसिस पे इस तरह से ब्लिस्टर्स बनेंगे, वो फिर वो बाद में इस तरह से मतलब टूट जाएंगे ना, रप्चर हो जाएंगे पुल्ला वगैरह। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशंस फर्दर आती है ना, या ट्रीटमेंट फर्दर आपने अगर लिखना हो, तो यहाँ पे आप सीलिक डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन जो ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस की थी ना, एंटीबॉडीज़ वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ पे जो है वो कोट कर सकते हो। फिर हम पैम्फिगस एंड बुल्लस पैम्फिगोइड की बात करते हैं। हमने जो है पैथोलॉजी में देखा थे डर्मा की कुछ डिजीज़ और उसमें ये दोनों थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इन दोनों का आइडिया होना चाहिए। अब होता क्या है, दोनों जो है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो स्किन की लेयर्स में डिफरेंट होती है। मतलब ये कि पैम्फिगस में ये इंट्रा एपिडर्मल होती है और जो बुल्लस होता है ना, वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती है, ठीक है। बी फॉर बुल्ला एंड बी फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के होगी तो हमारी पे बुल्ला होगा, और इंट्रा एपिडर्मल होगा मतलब एपिडर्मिस के अंदर होगा तो पैम्फिगस होगा, ठीक है। अब पैम्फिगस में दोनों में जो है क्या होता है, पैम्फिगस जो है उसमें एज जो है वो वेरी, मतलब दोनों की एज डिफरेंट है। पैम्फिगस यंग एज में होती है और बुल्लस जो होती है वो ओल्ड एज में होती है। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? माउथ में ज़्यादातर जो ब्लिस्टर्स वगैरह बनते हैं वो पैम्फिगस में बनते हैं। मोर्टालिटी किस में हाई है? पैम्फिगस में हाई होती है। एंटीजन जो है वो डिफ़र क्या कर रही होती है? एंटीजन जो बुल्लस में होती है वो हेमिडेस्मोसोम्स होती हैं और पैम्फिगस में डेस्मोग्लीन होती है, डेस्मोसोम्स होती हैं, ठीक है। दोनों में आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं। इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ पहले। इसका आपको पता होगा कि हमारी जो एपिडर्मिस होती है ये आपके एपिडर्मल सेल्स हैं और ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो इन्होंने दिखाई हुई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं थ्रू दीज हेमिडेस्मोसोम्स, ठीक है। और एपिडर्मल सेल्स एक दूसरे के साथ किसके साथ जुड़े होते हैं? डेस्मोसोम्स के साथ, ठीक है। अब हमने देखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनेंगी तो वो इस तरह से बनेंगी। तो क्या होगा कि दिस इज़ इन केस ऑफ बुल्लस पैम्फिगोइड, ठीक है। और अगर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पे बनती हैं, डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट बनती हैं, ठीक है, तो ये वाली कौन सी होगी? पैम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। और ऑब्वियसली जब यहाँ पर अगर हम देखें इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है, तो बुल्लस पैम्फिगोइड में क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बन रही हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जब हमारी सेपरेशन होगी तो वो ऐसे होगी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिडर्मिस एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अब जो बुल्ला बनेगा, यहाँ पर बुल्ला बनेगा, अगर इस बात को समझने की कोशिश करें, बुल्ला बनेगा तो ऊपर सारी स्किन की लेयर्स हैं और वो सपोर्ट कर रही होंगी बुल्ला को। तो ये जो बुल्ला होगा ये टूटेगा नहीं, रप्चर नहीं करेगा, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव एपिडर्मल की लेयर्स हैं। लेकिन अगर पैम्फिगस वल्गैरिस की बात करें, जहाँ पे डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी, तो यहाँ पे जो ब्लिस्टर बनेगा उसके ऊपर वाली लेयर्स के अंदर, यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा ऊपर सपोर्ट थी बुल्लस के केस में, यहाँ पे इतनी सी थोड़ी सी रह गई है। सो ये वाला जो ब्लिस्टर होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा या बुल्लस वाला मजबूत होगा? बुल्लस वाला मजबूत होगा, बुल्लस वाला टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन पैम्फिगस वाला ब्लिस्टर जो होगा वो टूट जाएगा, इजीली ब्रेक ऑफ कर जाएगा। इस वजह से ये बहुत करैक्टरिस्टिक दोनों की डिफरेंस हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीनियर डेपोजिशन होगी, एंटीबॉडीज़ ऐसे जमा हुई हैं तो लीनियर डेपोजिशन होगी, और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ ने ऐसे ब्लिस्टर्स भी बनाए हुए हैं सारा कुछ, तो इसमें जो पेरेंट्स आएगी वो टॉम स्टोन पेरेंट्स आएगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये भी आप रीड कर लें, पैम्फिगस वल्गैरिस और बुल्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स में देखें तो बुल्लस वाले जो आपको ब्लिस्टर्स नज़र आ रहे हैं ये टूट नहीं रहे, ये स्ट्रॉन्ग है, और पैम्फिगस वाले ब्लिस्टर्स सारे टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी, ठीक है। तो एज कैसे वेरी कर रही है देखें, पैम्फिगस वल्गैरिस जो है ये यंगर एज में है, मैंने कहा कि बुल्लस वाला ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? पैम्फिगस के अंदर।
ऑटो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जो बनती हैं वो डेस्मोग्लीन या डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट बनती हैं, और जो बुल्लस पैम्फिगॉइड होती है वहाँ पे हेमीडेस्मोसोम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है वहाँ पे बनती है। ठीक है, जो ब्लिस्टर लोकेशन होगी हमारे बुल्लस में वो एपिडर्मिस के नीचे होगी, एपिडर्मिस और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके दरमियान में, और पैम्फिगस में क्या होगी, इंट्रा एपिडर्मल होगी। ठीक है, ब्लिस्टर की क्वालिटी जो है यहाँ पे तो टेंस और फर्म बनेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लैसिड होगा और रप्चर ईजीली। दोनों में हमारे पास जो है वो मतलब पुअर प्रोग्नोसिस किसका है, पैम्फिगस का, और निकोल्सकिन साइन जो है ये किस में पॉजिटिव होगा, पैम्फिगस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं है, यहाँ पे छिलका उतर रहा है। जैसे हमने छिलका किस में पढ़ा था, उतर रहा था टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में। मैंने आपको निकोल्सकिन साइन जो है उसकी एक वीडियो भी दिखाई थी छोटी सी, कि वो छिलके की फॉर्म में उतर रहा होता है, दिस इज़ निकोल्सकी साइन, और किस में पॉजिटिव होगा, पैम्फिगस में। इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नज़र आ रहा है, बस ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो है, आगे से सब कुछ खुद ही कवर हो जाता है। ब्लिस्टर्स किस में टूटेंगे, कहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज़ किस में एक्ट कर रही हैं, किस में ब्लिस्टर्स कैसे होंगे, ठीक है, टूटेंगे किस में, प्रोग्नोसिस किसका पुअर है, कौन सी एज में होते हैं। तो ये वाला टेबल आपका आप कवर हो जाना चाहिए। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में पैम्फिगस जो है इसमें टॉम्स्टन अपीयरेंस आएगी, और जो बुल्लस है उसमें आपको लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी, और बायोप्सी दोनों का डायग्नोस्टिक है, बायोप्सी से हमें इसकी जो है कंफर्मेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट दोनों में हमारी मोस्टली जो है वो स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक एज़ैथ्रोप्रिन वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हुई हुई है, और बाकी ये देख लें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ये हम देते हैं। निकोल्सकिन साइन जो है बता दिया मैंने आपको क्या होता है, ये इन तीनों में आपको पॉजिटिव मिल रहा होता है। ओके, सो आपकी डर्मा यहाँ पे कंप्लीट होती है फ्रॉम माय साइड। ठीक है, देख लें कि यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है इसके मुताबिक आपने किस तरह से इसको रीड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ये सारे कवर करवा दिए हैं। इसमें से जो टॉपिक्स रह गए हैं रोज़ेसी, ठीक है, और जो टॉपिक्स इसमें से रह गए हैं वो आपने जस्ट एंड जस्ट रीड करने हैं। ठीक है, उनके मैं आपको पिक्चर्स सेंड कर देती हूँ, पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ, वो आपने वहाँ से उस टाइम ही रीड कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले लें जैसे भी, लेकिन उसको जस्ट आप एक रीड दे लें। ठीक है, ये मेडिकल ग्लोब की गाइडलाइंस हैं, इनके मुताबिक भी हमारी ये सारी जो है कवर हो गई हैं। और ये लाइकन प्लेनस है, अर्टिकेरिया है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस वाला जो है ये हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के टॉपिक के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको देख लें आप गाइडलाइंस को। अब ये मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ठीक है, इनको देख लें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन द स्किन डिजीज़ आप किस तरह से करोगे, कैसे प्रोसीड करोगे। ठीक है, ये आपके जस्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं। इसमें आप हिस्ट्री टेकिंग है, ड्रग एलर्जी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, क्लोजर इंस्पेक्शन एंड जनरल एग्जामिनेशन। इसको भी देख लें एक दफ़ा। एक्जिमा का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे डेविडसन के टेबल्स हैं, ये दोनों रिलेटेड टू एक्जिमा, ये आपने देख लेने हैं। देन दिस टॉपिक रोज़ेसी। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप यहाँ पे ही रीड कर लें इसको जस्ट MCQs के लिए आपने देखना है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, और इसकी पिक्चर है। फिर इसकी मैनेजमेंट आ जाती है इसकी रोज़ेसी की। ठीक है, ये आपकी एक्जिमा की जो है ना मैनेजमेंट है, मैंने आपको बहुत अच्छी करके भी दिखाई थी, लेकिन आप एक दफ़ा यहाँ से भी रीड कर लें ताकि आपको एक अच्छा सा माइंड व्यू मिल जाए ना इसका। फिर ये एक टॉपिक एक्जिमा की जो है ये और टेबल्स हैं कुछ, इसमें से MCQs बन सकते हैं, इस वजह से मैंने दिखा दिए। इसको देख लें एक दफ़ा। ठीक हो गया, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया था ना, इसको देख लें एक दफ़ा MCQs के लिए। तो ये सोरियासिस के लिए स्टेप डाउन अप्रोच है, मैंने आई थिंक आपको दिखाया भी था, लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लें कि हाउ विल यू एक्चुअली प्रोसीड विद दिस। जस्ट गिव अ रीड टू दिस टॉपिक लाइकन प्लेनस। Investigations and management of lichen planus, अर्टिकेरिया हाइव्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको आप देख लें। अर्टिकेरिया, एलर्जिक सा रिएक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशंस देख लें, और कॉजेस। ठीक है, इसकी डायग्राम है, फर्दर जो है मैनेजमेंट वगैरह है। अब ये जो बुल्लस डिजीज़ हमने देखी है ना, इनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस की पिक्चर है, और ये आपका स्कॉटन है। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो टॉक्सिक एपिडर्मल कि आपने उसका ट्रीट कैसे करना है।
इसको देख लें। एज ऑफ ऑनसेट इन डिजीज़ का वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि पैम्फिगस और बुल्लस का आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, जो आपको बताया भी ऑलरेडी। ठीक है, इस टेबल को आप देख लें जस्ट। मोस्टली इसमें से जो बुल्लस है, पैम्फिगस है और लीनियर जो हमारी है डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस, इनका आपने देखना है मेन। ठीक है, ये उसकी पिक्चर है। ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस है जो हम देखते हैं ना, वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, इसकी बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म के जो फैक्टर्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिए थे, और ये एरिथेमा नोडोज़म के प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं उनका टेबल बना हुआ है, ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अर्टिकेरिया का अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो अरफान मसूद से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी ड्रामा कंप्लीट होती है। ड्रामा में जो टॉपिक्स मैंने करवाई हैं वो आपके फ़र्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, उनको आपने ज़रूर करना है अलॉन्ग विद योर यूक्यूज़ जो हमने कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ड्रामा का ये सीन है कि मैंने आपको जैसे बताया, जो स्टेप अप है उस पर भी ड्रामा कंप्लीट नहीं लिखी हुई, कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, जैसे बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं वो वहाँ पर नहीं है। इरफान मसूद पे भी ड्रामा कंप्लीट नहीं है, इसलिए जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रामा जो है डेविडसन से करें, लेकिन डेविडसन पे भी इतनी ज़्यादा लेंथी है, फिर हम क्या करें। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बेस्ट सोल्यूशन ये बताया है कि आप ये करें कि ड्रामा को जो है इन नोट्स के साथ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इसके साथ स्टेप अप रीड कर लें। जो स्टेप अप पे टॉपिक्स नहीं, इरफान मसूद पे नहीं है, जस्ट रीड फ्रॉम माय नोट्स। ठीक है, या आपको टाइम मिलता है तो आपको डेविडसन से उसको रीड कर लें, क्योंकि डेविडसन पे आपको ड्रामा सारी की सारी मिलेगी। ठीक है, उसमें हर टॉपिक आपको मिलेगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रामा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ड्रामा से रिलेटेड, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली स्कैटर्ड टॉपिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर बुक से आपको नहीं मिलेगा सारा कुछ। ठीक है, और डेविडसन को अगर आप प्रेफर करते हैं तो उसमें आप वो ऑब्वियसली एक आपको नोट्स बनाने पड़ जाते हैं, या ओवरऑल उसको रीड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू डर्माटोलॉजी, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे ईमेल पे आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका तो यू मे आस्क। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मा। थैंक यू सो मच।